नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। दिनांक 21 जून 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 जून को पूरे विश्व में विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी पहल भारत के द्वारा की गई थी और जो पूरे विश्व को वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों में एक मार्ग देता है स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो आप सभी भी योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने अध्ययन में जो है योग के माध्यम से ही, चूँकि समत्वम योग उच्यते, तो समत्व भाव रखते हुए अपने जीवन में अध्ययन को महत्व दें, उसे आगे बढ़ाएं और निरंतरता बनाए रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी छात्र हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर नहीं देख पाते हैं, उनके लिए गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी बुक के रूप में अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स 1 मई से 31 मई की जितनी भी खबरें थी वो मैंने संकलित की मई माह में। इसी तरह से हर महीने की ये बुक निकाली जाती है। 2020 का वार्षिकांक भी है। तो आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक घटना से, जिसे बोला जाता है जूनटीन्थ। क्या बोला जाता है? जूनटीन्थ। दरअसल ये जो शब्द है, ये दो शब्दों जून और 19 को मिलाकर के बनाया गया है और इसका संबंध है अमेरिका के गृह युद्ध से। अमेरिका में गृह युद्ध जो है वो हुआ था दासता के अंत को लेकर के, और 19 जून 1965 को ये घोषणा की गई थी कि अमेरिका में दासता की जो ऑफिशियली समाप्ति है। और इसी के बाद से 19 जून को कई जो राज्य है वहाँ पर जूनटीन्थ के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अभी तक ये एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं था, और इसीलिए नए राष्ट्रपति जो बिडेन के नेतृत्व में अब इस दिन को नेशनल हॉलिडे के रूप में स्थापित किया गया। तो अमेरिका से संबंधित ये एक घटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 19 जून यानी जूनटीन्थ को नेशनल हॉलिडे के रूप में स्थापित करने वाले कानून को पारित कर दिया है। इससे पहले सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से कानून को 415-14 वोटों के साथ पारित किया गया। 19 जून 1865 को गृह युद्ध समाप्त होने के 2 महीने बाद विजयी संघ की ओर से मेजर जनरल गार्डन ग्रेंजर गैल्वेस्टन टेक्सास पहुंचे और अमेरिकी धरती पर अंतिम गुलाम लोगों को मुक्त करने का आदेश दिया। मैंने शायद 1965 बोल दिया था, तो उसको इग्नोर करना आप। ये 1865 है, ठीक है। तो लगभग 150 साल पहले ये जो है घोषणा की गई थी। अमेरिका का पुराना जूनटीन्थ त्योहार देश में 2 दशकों से अधिक समय की दास प्रथा के खत्म होने का प्रतीक है, और इसकी शुरुआत 19 जून 1866 से की गई थी। हालांकि तत्कालीन जो पूर्व राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने 2 साल पहले ही सभी लोगों को औपचारिक रूप से मुक्त घोषित कर दिया था। और चूंकि 19 तारीख और जून महीने दोनों को मिलाकर के इसे जूनटीन्थ कहा जाता है, तो अभी भी कई राज्य से मनाते थे, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो है मनाया जाएगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में एक जो अमेरिकी अश्वेत था, जिसका नाम जॉर्ज लॉयड था, उसकी जॉर्ज फ्लायड था, वो जो है उसकी मौत के बाद में ब्लैक लाइव्स मैटर इस नाम से एक आंदोलन भी जो है पूरी दुनिया भर में चलाया गया था। और निश्चित रूप से ये जो घोषणा है, ये उन सभी संगठनों के लिए इस ब्लैक लाइव्स मैटर जो एक अभियान चलाया गया था, उसकी सफलता को भी दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ हाल ही में समन्वित रूप से पेट्रोलिंग या गश्ती का आयोजन किया गया? थाईलैंड, जो कि एक बहुत ही बड़ा साझेदार है भारत के साथ में, और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पड़ोसी देश भी है, उसके साथ में भारत ने मिलकर के एक समन्वित पेट्रोलिंग का आयोजन किया। और इस पेट्रोलिंग को 31वें संस्करण के रूप में आयोजित किया गया, इंडो थाई कारपेट के रूप में। तो भारत थाईलैंड कोऑपरेटिव पेट्रोलिंग जो है उसको इसमें दर्शाया जाता है। 31वें संस्करण का आयोजन मलक्का जलडमरू मध्य के पास अंडमान सागर में किया गया। मलक्का जलडमरू मध्य एक विशेष स्थिति है जिसके बारे में आगे आपको दिखाऊंगा। वर्ष 2005 से ही भारत और थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के निकट वर्ष में 2 बार इस पेट्रोलिंग का आयोजन करते हैं। भारत की ओर से नौसेना का स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत, जिसको बोलते हैं ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल OPV, जो है सरयू, जबकि थाईलैंड की ओर से हिज मैजेस्टिस थाईलैंड शिप कर भी जो है उन्होंने भाग लिया, जबकि दोनों सेनाओं के जो डॉर्नियर विमान है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन की। बात आती है कि आखिरकार ऐसी एक्सरसाइजेस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले आप मलक्का जलडमरू मध्य को देख लीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ना, ये मलक्का जलडमरू मध्य है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से होकर के
ये मलक्का जलडमरू मध्य होकर जाता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में जो चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर वाला जो क्षेत्र और प्रशांत महासागर का जो व्यापार है वो भी आयोजित होता है। और अंडमान सागर की बात करें तो कुछ ये क्षेत्र जो है इसको हम अंडमान सागर के रूप में देखते हैं। तो अंडमान सागर में भारत का जो है हित है, क्योंकि यहीं पर हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भी है और इस क्षेत्र की सुरक्षा और इसमें प्रभुत्व बनाए रखना निश्चित रूप से भारत की जिम्मेदारी है। तो 3 उद्देश्यों के साथ में ये काम किया गया। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना, मतलब किसी भी तरह की कोई दुर्घटना यहाँ पर ना हो, कोई किसी तरह का आतंकी हमला या फिर जो लुटेरे हैं उनके हमले ना हो। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो समुद्री नियम है उन पर जो एक कानून है उसको प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करना और दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्क को मजबूत करना, क्योंकि थाईलैंड कुछ यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये थाईलैंड का है। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ में हमारे जो है भूमिगत संपर्क भी हैं और इसके साथ समुद्री भी हैं। तो एक पड़ोसी देश ही हो गया, क्योंकि म्यांमार तक हमारी सीमा है, अंडमान निकोबार तक, और यहाँ से पड़ोस में थाईलैंड ही हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बाउंड्री यहाँ से है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है एक बहुत ही भयंकर बीमारी जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। तो टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख शोध संस्थान है, उसने मुख्य कैंसर पर पहली बार एक अध्ययन को प्रकाशित किया है और इसके खतरों को दर्शाया है। टाटा मेमोरियल सेंटर के इस अध्ययन के अनुसार भारत ने 2020 में मुंह के कैंसर में लगभग 2386 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा कारण है प्रदूषण के बाद, और इसमें लगभग 70% कैंसर के मामले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। भारत का कैंसर परिदृश्य पुरुषों में सबसे आम मुंह के कैंसर के बोझ से दब गया है। मतलब जो हमारे यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर है, उसके बाद में फेफड़ों का कैंसर और उसके बाद मुंह का कैंसर, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। भारत में 2020 में जो वैश्विक घटनाएं हुई है उनका लगभग 1/3 हिस्सा मुंह के कैंसर से जुड़ा हुआ है। इस रोग में रोगियों को तब पता चलता है जब कैंसर अगले चरण में बढ़ जाता है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि इसके जो लक्षण है उनमें सामान्यतः लंबे समय तक बुखार रहना, मुंह में लंबे समय तक छाले रहना, मुंह के खुलने में दिक्कत होना, मसाले खाने में जलन होना, इस तरह की चीज़ें होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो गांठ और बाकी जो चीज़ें वो बाद की स्टेज पर जाके होता है। तो चूंकि कैंसर अगले चरण में पता चलता है और इसीलिए इलाज मुश्किल हो जाता है। अगर हम तुलना करें तो उच्च चरणों पर इलाज का जो लागत है वो लगभग 2 लाख रुपए होता है, जबकि प्रारंभिक चरणों में ये लागत केवल 1 लाख रुपए होती है। तो 42% ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका जो वित्तीय बोझ है वो गरीब परिवारों पर बढ़ता है। लागत में अगर कोई मुद्रास्फीति ना जोड़े तो देश पर अगले 10 वर्षों में 23,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ इस मुंह के कैंसर की वजह से पड़ेगा। मुंह का कैंसर मुख्य रूप से मुख की सफाई ना रखने, ठीक है, और अन्य विभिन्न कारणों से होता है, जिसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तंबाकू के सेवन से इसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन और टार जो हैं वे यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसके अलावा अगर मुंह में कोई नुकीली चीज़ या दांतों की वजह से छाले पड़ जाएं और वो मिटे नहीं तो भी कैंसर होने की संभावना होती है। कई लोगों में ये अफवाह है कि सुपारी खाने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन सुपारी खाने से कैंसर की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि सुपारी में ऐसे एल्कलाइड्स पाए जाते हैं जो तंबाकू से भी अधिक भयानक होते हैं। तो यदि आप में से भी कोई इस तरह की आदत का शिकार है तो आज ही विचार करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसे छोड़ना कोई इतना कठिन काम नहीं है, बस एक बार प्रयास करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य के 4 स्थलों का चयन किया गया है? तो महाराष्ट्र जो है उसके 4 स्थलों को अब की बार राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है, ताकि न केवल उस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे सके बल्कि इसके साथ साथ योग को भी लोगों तक पहुंचा सके। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष 21 जून को योग एक भारतीय विरासत है इस अभियान के तहत मनाने की बात कही है। देश के 75 सांस्कृतिक स्थलों पर योग दिवस मनाया जाएगा और 45 मिनट के योग के बाद 30 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस बार योग दिवस थीम योग के साथ रहें घर पर रहें के तहत मनाया जाएगा। अभियान के लिए महाराष्ट्र के 4 स्थलों का चयन किया है, जिनमें पुणे का आगा खान पैलेस, मुंबई की कनेरी गुफाएं, औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं और नागपुर का पुराना उच्च न्यायालय भवन सम्मिलित हैं। ये चारों स्मारक केंद्र द्वारा संरक्षित हैं और राष्ट्रीय महत्व के अर्थात नेशनल इंपॉर्टेंस के स्मारक माने जाते हैं। योग दिवस की अगर मैं बात करूं तो 11 दिसंबर 2014 ये वो दिन था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। दरअसल 27 सितंबर 2014 को जनरल असेंबली में अपना भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रस्ताव रखा था,
बाद में इसे सभी देशों ने बड़े स्तर पर जो है समर्थन देते हुए पारित किया। पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। आगा खान पैलेस की बात करूं तो ये पुणे के येरवाड़ा में स्थित है और इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने द्वितीय ने जो है 1892 में बनवाया था। ये महात्मा गांधी से जुड़ा है क्योंकि 1942 में उनको यहाँ बंदी रखा था और कस्तूरबा गांधी का निधन भी इसी पैलेस में हुआ था। कान्हेरी की गुफाएं, ये दूसरी शताब्दी में निर्मित, ठीक है, एक गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान संप्रदाय से। ये एक चैत्य मंदिर है पूजागृह के रूप में, बड़े बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है और मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बोरीवली के उत्तर में स्थित है। कान्हेरी शब्द कृष्णगिरी यानी काला पर्वत से निकला हुआ है। अगला जो है वो है एलोरा। एलोरा को वैरुल नाम से भी जाना जाता है। ये एक पुरातात्विक स्थल है जो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया, औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर। चट्टान के मुख को काट करके इसे बनाया गया और पूरा का पूरा जो ढांचा है वो एक ही चट्टान को खोद करके और फिर निर्मित किया गया है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी बनाया गया है। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बना हुआ एक सांस्कृतिक विरासत है। अगर बात करें उच्च न्यायालय की, पुराने उच्च न्यायालय की नागपुर की, तो 1891-93 में नागपुर में तत्कालीन मध्य प्रांत की राजधानी और बरार में न्यायिक आयुक्त कार्यालय के लिए इसे बनाया गया था। पुराने कोर्ट की इमारत को नागपुर में राष्ट्र महत्व के पहले प्राचीन स्मारक के रूप में स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाला एकमात्र पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा है? तो एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को ये उपलब्धि हासिल हुई है। पिछले साल की रैंकिंग से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उसने कुल 10 स्थानों का उछाल प्राप्त किया और 47वें स्थान से 38वें पर आ गया है। तो एनटीपीसी जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सीपीएसयू है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसे लगातार 15वें वर्ष भारत में नौकरी के लिए बेहतरीन संस्थानों में से एक माना गया है। एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल हो रहा है और इसने राष्ट्र निर्माताओं के बीच 2021 में सर्वश्रेष्ठ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके रूप में भी जगह बनाई है। साल दर साल जीपीटीडब्ल्यू की सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में आना कंपनी की कार्यशैली और कर्मचारियों के लिए बेहतर नजरिए का प्रमाण है और ये दर्शाता है कि कैसे एक सरकारी कंपनी भी इस तरह से बेहतर नियोक्ता साबित हो सकती है। एनटीपीसी ने मार्च 2021 में CII HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड भी जीता था, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था। एनटीपीसी 65,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है, जिसकी 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने की योजना है। न केवल थर्मल पावर के मामले में बल्कि विंड और बहुत से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी ये लगातार काम कर रही है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और ये कंपनी जो है 2010 में एक महारत्न कंपनी के रूप में सामने आई थी। जनवरी 2020 तक भारत में कुल 10 महारत्न हैं। एनटीपीसी प्लेट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग में भी दूसरे नंबर की इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में जानी जाती है। वर्तमान में इसके स्टेशनों में 24 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 1 पवन, 13 सौर और 1 लघु जल विद्युत संयंत्र शामिल है, जबकि जॉइंट वेंचर के रूप में एनटीपीसी के पास 9 कोयला, 4 गैस और 13 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं सम्मिलित है। तो ये तो हो गई आज की करंट अफेयर्स की बात। इसके अलावा भैया पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि समय बहुत कम है। आप सभी अगर इंतजार कर रहे हैं तो करते रहिए क्योंकि आपके लिए फिर कोई ऑप्शंस नहीं है। तो जो छात्र रेगुलर हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं और पॉलिटी की अच्छी समझ बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर की 25 क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस के अंदर भी 70 नंबर ये कवर करता है। तो आज ही इंडियन और राजस्थान पॉलिटी पर हमारे प्रीलिम्स और मेंस के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको RS जंक्शन ऐप पर मिल जाएगा RS वाले सेक्शन में। तो आज ही जाएं और इससे अपना तैयारी को शुरू कर दें ताकि आप एक रूटीन में बने रहें और आपके पास बेहतर मटेरियल एक ही जगह पर उपलब्ध हो। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।